हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम टीचिंग मेथड क्वेश्चन वाली सीरीज़ में आज का हमारा पेपर है वो मैथ विषय का रहेगा, गणित विषय का रहेगा। आपके सामने आपको दिख रहा होगा संस्कृत डिपार्टमेंट की जो सेकंड ग्रेड की भर्ती हुई थी उसमें हमने हिंदी का पेपर कर लिया है, सोशल साइंस का पेपर कर लिया है और संस्कृत का कर लिया है। आज का हमारा पेपर है वो मैथ सब्जेक्ट का है। मैथ सब्जेक्ट में शिक्षण विधि के जो भी 20 प्रश्न आए थे वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, सोल्व करेंगे और उम्मीद करूँगा कि आपकी कामयाबी में एक महत्वपूर्ण कड़ी ये सीरीज़ है वो साबित होगी, क्योंकि शिक्षण विधियों का वेटेज है वो रीट के अंदर बहुत ज़्यादा होता है और रीट के अंदर आने वाले प्रश्न जो सीटेट का लेवल है उससे बिल्कुल अलग होते हैं और सेकंड ग्रेड में जो प्रश्न आते हैं उससे बेहद एकदम नज़दीक वाला, मतलब लगभग समान से ही प्रश्न आते हैं। तो आप सीटेट वाले प्रश्न करो या मत करो, उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा वो नहीं होगा। उसके बजाय आप सेकंड ग्रेड वाले प्रश्न आपको ज़्यादा करने हैं। अगर आपके पास कोई ओल्ड बुक है तो आप वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है कोई भी मैटर आपको, तो आपको ये सीरीज़ बिल्कुल ही देखनी चाहिए दोस्तों। और आप देख लेना एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से डेफिनेटली वो क्वेश्चन बनेंगे। अब बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं प्रश्न। तो ये देखिए दोस्तों, 18 फरवरी 2019 को एग्ज़ाम हुई थी संस्कृत डिपार्टमेंट में, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का ये पेपर है। अब सीधा चलते हैं शिक्षण विधियों के प्रश्न में। तो ये देखिए पहला नंबर, अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के निर्धारण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? विद्यार्थियों का स्तर, विद्यार्थियों का मनोविज्ञान, कक्षा कक्ष का आकार, शिक्षण अधिगम स्थितियाँ। तो दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है कि अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के निर्धारण के समय, उद्देश्यों का हम निर्धारण कर रहे हैं तो निर्धारण के समय कक्षा कक्ष का आकार है वो ध्यान में रखने की कोई मतलब आवश्यकता वो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब आता है नेक्स्ट प्रश्न, 107 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आगमन विधि के सोपानों का सही क्रम है? विशिष्ट उदाहरण, निरीक्षण, परीक्षण, सामान्यीकरण, निरीक्षण, विशिष्ट उदाहरण, परीक्षण, सामान्यीकरण। तो आप देख सकते हैं चारों ऑप्शन। और दोस्तों आप सबको पता है कि आगमन विधि में हम सबसे पहले उदाहरण देते हैं। तो उदाहरण है वो दो ही ऑप्शन में, पहले और चौथे ऑप्शन में। तो ऑप्शन 2 और 3 तो बिल्कुल नहीं होगा आगमन विधि में। तो एक और सबसे पहले उदाहरण देते हैं, उदाहरण के बाद उसका निरीक्षण करते हैं। तो इसमें भी निरीक्षण है और इसमें भी निरीक्षण है। उसके बाद परीक्षण और सामान्यीकरण। तो दोस्तों पहले सामान्यीकरण करते हैं, उसके बाद परीक्षण करते हैं। परीक्षण का मतलब है प्रयोग करना। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। पहला ऑप्शन है वो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, 108 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रयोगशाला विधि से संबंधित नहीं है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, करो और सीखो। तो दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है। आप सबको पता होगा कि प्रयोगशाला विधि में हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मटेरियल होता है उसमें से हम हमारा प्रयोग करते हैं तो वो छोटा सा होता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो ये तो बिल्कुल सही है। अनिश्चित से निश्चित की ओर, तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर 2 है वो प्रयोगशाला विधि का शिक्षण सूत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि करो और सीखो भी बिल्कुल प्रयोगशाला विधि का सूत्र है और ज्ञात से अज्ञात भी हम चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 108 में ऑप्शन नंबर 2। अब आता है अगला प्रश्न, एक ऐसी अध्ययन की विधि जिसमें विद्यार्थी किसी अध्यापक की देखरेख में व्यक्तिगत रूप से या समूह में रहकर कार्य या अध्ययन करते हैं। इस दौरान वे नियमित रूप से अध्यापक से निर्देशन प्राप्त करते हैं, उन्हें अपनी प्रगति से अवगत कराते हैं, कहलाता है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, विश्लेषण विधि, आगमन विधि और निगमन विधि। तो दोस्तों ये परिभाषा वो पहले भी आई है, तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि जो परिभाषा इन पेपरों में मिले वही आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो रीट के पेपर हो चुके हैं 4, आर्टेट और रीट, वो परिभाषा आप याद कर लेना। इसके अलावा आपको एक भी परिभाषा याद करने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं में से अगर कोई परिभाषा आएगी तो इन्हीं में से आ जाएगी। तो आप सबको पता है कि दोस्तों ये विधि है वो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है, जिसको डेजी मोरवल ने दिया था। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर, 110 नंबर, कौन सा व्यक्तित्व गुण गणित के अध्ययन से विकसित नहीं हो सकता? समस्या समाधान, रटने में विश्वास, अमूर्त चिंतन और तार्किक चिंतन। तो दोस्तों आप सबको पता है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे गणित हो या और कोई सब्जेक्ट हो, रटने में विश्वास है वो उसका कभी भी मतलब व्यक्तित्व का गुण है वो विकसित करना किसी भी गणित या किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी लक्ष्य है वो नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से गणित में
मौखिक कार्य की विशेषता नहीं है। यह शुद्धता, सटीकता और यथार्थता विकसित करता है। बिल्कुल सही बात है, ये तो विशेषता होती है। यह विवेक को बढ़ाता है और बुद्धि को तेज करता है, यह भी बिल्कुल सही बात है। गलती होने की स्थिति में मानसिक निरस्त्रीकरण कठिन होता है और यह एक अच्छा मानसिक अभ्यास है। तो दोस्तों, गलती होने की स्थिति में मानसिक निरस्तीकरण वो कठिन होता है, ये बात है वो बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 111 में ऑप्शन नंबर 3। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। 112 नंबर, एक मिनट, हाँ ये देखिए दोस्तों 112 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम गणित शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोगी होगा जो शिक्षण के सैद्धांतिक व व्यवहारिक पक्ष का समग्र चित्र समझा सके? दूरस्थ शिक्षा तंत्र। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो एक बार प्रश्न को दोबारा से पढ़ो ताकि आपके समझ में आ जाए कि क्या पूछना चाह रहा है, कि कौन सा पाठ्यक्रम गणित शिक्षक के लिए सर्वाधिक उपयोगी होगा जो शिक्षण के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष का समग्र चित्र समझा सके। दूरस्थ शिक्षा तंत्र, तो दोस्तों ये तो बिल्कुल नहीं समझाता है। शैक्षिक प्रणाली और समाज, ये भी नहीं होगा दोस्तों। शिक्षण के सिद्धांत और दर्शन और शैक्षिक प्रशासन, तो दोस्तों इन्हीं दो ऑप्शनों में से एक होगा। तो यहाँ पर होगा शिक्षण के सिद्धांत और दर्शन, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट है 112 में ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक ऐसा परीक्षण जो विद्यार्थियों की विषय संबंधी कौशलों की प्रवीणता का स्तर एवं विषय संबंधी आधारभूत संकल्पनाएं, प्रक्रियाएं तथा सामान्य ज्ञान की संप्राप्ति का मापन करता है, कहलाता है भविष्य सूचक परीक्षण, संप्राप्ति परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण और सर्वे परीक्षण। तो दोस्तों यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल राइट है, संप्राप्ति परीक्षण। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 2। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। 114 नंबर, एक मिनट थोड़ा जूम कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा गणित के निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है? त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ होता है 170 डिग्री या 180 डिग्री। तो दोस्तों ये तो कोई निबंधात्मक प्रश्न नहीं होगा। प्रतिच्छेदी वर्त, सेकेंडरी वर्त होते हैं, सत्य या असत्य, ये भी नहीं होगा दोस्तों। ये दोनों प्रश्न वस्तुनिष्ठ हैं। एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तो ये भी दोस्तों एक ही, मतलब एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तो 3 भुजाएं होती हैं। तो ये भी है वो निबंधात्मक प्रश्न नहीं होता। अगला ऑप्शन देखते हैं। सरल रेखा को परिभाषित कीजिए और इस परिभाषा से यह सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक साथ ले लिया जाए तो तीसरी भुजा से बड़ी होती है। तो दोस्तों आपको भी पता है कि ऑप्शन नंबर 4 ही यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि यही निबंधात्मक प्रश्न की श्रेणी में हो सकता है। ऊपर वाले 3 तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आते हैं और ये एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, तो ये अति लघुत्तरात्मक हो सकता है, क्योंकि इसका एक ही शब्द आंसर है 3। तो ऑप्शन नंबर 4 114 में ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल राइट है। अब आता है अगला प्रश्न। प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे पूरे मन से सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। प्रोजेक्ट की यह परिभाषा किसने दी है? तो दोस्तों प्रसिद्ध परिभाषा है और यही परिभाषा आती है एग्जाम में। इसके अलावा ये तो है दोस्तों किलपेट्रिक की दी हुई, ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर 115 में ऑप्शन नंबर 2। और दोस्तों आप कीवर्ड ध्यान में रखा करें। आप स्टीवन किया उसमें समस्या समाधान शब्द आता है, मतलब प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जो समस्या समाधान में सहायता करता है। इससे कुछ परिभाषा वो स्टीवंस की दी हुई है। तो ये 2-3 परिभाषाएं प्रोजेक्ट विधि में आती हैं सबसे ज़्यादा। तो आप एक कीवर्ड है वो ध्यान में रखें, जिससे थोड़ा सा लिंक रख लें कि नाम के साथ, जैसे स्टीवन से एस आता है तो समस्या समाधान में एस आता है। तो इस प्रकार थोड़ा सा आप अपने हिसाब से कोई ट्रिक बना लें जिससे आपको एग्जाम में थोड़ा हिंट मिल जाए। फिर चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। 116 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा गणित क्लब का उद्देश्य नहीं है? गणित क्लब का, यह विद्यार्थियों में गणितीय अभिव्यक्ति आरंभ एवं विकास करता है। गणित क्लब विद्यार्थियों में विषय के प्रति रुचि जागृत करने का माध्यम हो सकता है। विद्यार्थियों को मनोरंजनात्मक गणित के अवसर मिलते हैं। यह केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को बाह्य विशेषज्ञों को सुनने का अवसर प्रदान करता है। तो दोस्तों गणित क्लब का उद्देश्य सिर्फ प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए नहीं होता, ये सभी विद्यार्थियों के लिए होता है। तो 116 में ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये सभी विद्यार्थियों के लिए होता है, सिर्फ प्रतिभाशाली बच्चों के लिए ही नहीं होता है। अब आता है अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की विशेषता को नहीं दर्शाता है? नए विचारों को शीघ्रता से समझना, कार्य को तार्किक रूप से व सही ढंग से करना, अपने तरीके को न्यायसंगत ठहराने को कहा जाए तब न्यून संप्रेषण कौशल दर्शाना, क्या होगा यदि प्रकार से प्रश्न पूछने पर जिज्ञासा दर्शाना। तो दोस्तों विशेषता नहीं, सबसे पहले तो नहीं की बात कर रहा है, तो नहीं है कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 117 में ऑप्शन नंबर 3, ये न्यायसंगत ठहराने को कहा जाए तो न्यून संप्रेषण कौशल दर्शाना, मतलब एक तरीके से चुप रह जाना। तो ये प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता है वो नहीं होती है। 117 में ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आता है अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 118।
नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प गणित में सृजनात्मकता दर्शाने वाले विद्यार्थी की एक विशेषता नहीं है? तो दोस्तों सबसे पहले तो नहीं है, ये बात हमको अंडरलाइन करनी है। इसके बाद ऑप्शन नए ज्ञान के निर्माण में समझ, अनुभव, कल्पना शक्ति और तर्क का समावेश करना, बिल्कुल सही बात है, ये तो सृजनात्मक विद्यार्थियों की विशेषता होती है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन अप्रचलित समस्याओं के नए समाधान निर्मित करने में वर्तमान गणितीय ज्ञान का उपयोग करना, ये भी बिल्कुल राइट है। सवालों को उठाना और युक्ति युक्त तर्कों को विकसित करना, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो गणितीय समस्याओं को सामान्य तरीके से हल करना, दोस्तों सामान्य तरीके से हल करना सृजनात्मक बालकों की विशेषता नहीं होती है, ये प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आता है अगला प्रश्न। एक परीक्षण जिस गुण के मापन के लिए वह बना है उसी गुण की मापन करता है, तो परीक्षण की उस कसौटी को कहा जाता है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और विभेदीकरण। तो दोस्तों जिस गुण के लिए बनाया जाता है उसी गुण का मापन करता है, तो वैध है परीक्षण। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, वैधता। अब आता है अगला प्रश्न। मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली के प्रवर्तक कौन थे? रॉबर्ट मेगर, टी.एफ. गिलबर्ट, नॉर्मन ए क्राउडर, लॉरेंस स्टूलरो। तो दोस्तों टी.एफ. गिलबर्ट हैं वो मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली के जनक हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, 120 में 2। नॉर्मन ए क्राउडर हैं वो दोस्तों सांख्यिकीय अभिक्रमित अनुदेशन के जनक हैं, और लॉरेंस स्टूलरो हैं वो कंप्यूटर अनुदेशन के जनक हैं। अब आता है अगला प्रश्न। बहुसंवेदी अनुदेशन के लिए सर्वदर्शी सामग्री पर आधारित अनुभव शंकु के प्रतिपादक कौन थे? एडगर डेल, रॉबर्ट मेगर, ग्रूनलैंड, रॉबर्ट मिलर। तो दोस्तों ये प्रश्न वो कल भी आया था, अनुभव शंकु कह दो या फिर सर्वदर्शी सामग्री, सहायक सामग्री की बात कर लो, दोनों ही चीज़ें वो एडगर डेल के द्वारा दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, एडगर डेल। अब आता है अगला प्रश्न। एक ऐसी पाठ योजना उपागम जो गणित शिक्षण संबंधी कौशलों के विकास एवं व्यवहार में परिमार्जन हेतु 5 से 10 मिनट की अवधि का 5 से 7 छात्र अध्यापकों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बनाया जाता है कहलाता है। तो दोस्तों प्रश्न जितना बड़ा है उत्तर उतना ही आसान है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन वृहद शिक्षण उपागम, सूक्ष्म शिक्षण उपागम, हर्बर्टियन उपागम और मोरिशन उपागम। तो इसका आंसर है वो सूक्ष्म शिक्षण उपागम है, ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आता है अगला प्रश्न। निम्नांकित में से कौन सा अनुदेशनात्मक उद्देश्य लेखन का उपागम नहीं है? रॉबर्ट मेगर उपागम, रॉबर्ट मिलर उपागम, RCM उपागम और NIPD उपागम। तो दोस्तों बहुत ही शानदार और नया प्रश्न है। तो अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का लेखन उपागम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट है, NIPD उपागम और लेखन उपागम है वो नहीं है। अब आता है आज का लास्ट और 20वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 124। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में खुले प्रश्न का उदाहरण नहीं है? 10 के गुणनखंड क्या होंगे? एक आयत जिसकी भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर का परिमाप क्या होगा? 6 संख्याओं का ऐसा समुच्चय बताओ जिसकी माध्यिका 4 हो और त्रिभुज के अंतः कोणों को जोड़ दिया जाए तो परिणाम क्या प्राप्त होगा? तो खुला प्रश्न का उदाहरण है वो कौन सा है, ये बात इसमें पूछी गई है। दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 6 संख्याओं का ऐसा समुच्चय बताओ जिसकी माध्यिका 4 हो। अब दोस्तों ये खुला प्रश्न क्योंकि है, औरों में तो मतलब आपको एक चीज़ देती कि 10 के गुणनखंड क्या होंगे, तो आप 10 के गुणनखंड 2 गुना 5 हो जाएंगे। एक आयत जिसकी भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का परिमाप क्या होगा, तो परिमाप का फिक्स सूत्र होता है कि 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसी प्रकार अंतः कोणों को जोड़ दिया जाए तो परिणाम क्या प्राप्त होता है, तो आपको पता होगा कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है। तो इनमें तो बंद प्रश्न बोलते हैं, इनका मतलब फिक्स आंसर है, लेकिन ये आप सोच समझ के करोगे, किसी भी संख्या ले सकते हैं जिसकी माध्यिका 4 हो, तो ये है वो खुला प्रश्न है, आपकी सृजनात्मकता को बढ़ाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के शिक्षण वीडियो के गणित के 20 प्रश्न। उम्मीद करूँगा आपको पसंद आया होगा वीडियो। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी मिले, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक भी कीजिए। मिलते हैं दोस्तों कल नए वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।